बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग ये जो शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ है उसमें हम आप सबको वेलकम कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 81 से लेकर 84 को समराइज़ करेंगे। और मैंने एक कोशिश जो की है इसमें आप भी देखेंगे इंशाल्लाह वीडियोस ऐड किए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाए। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करूं, ना कि सिर्फ ट्रांसलेशन। वो तो शायद हैंडआउट्स को सामने रख के आप मुझसे ज़्यादा अच्छी और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्विकली आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो ये सेक्शन है 81 से लेकर 84 तक वो नेटवर्किंग और इंटरनेट से रिलेटेड है और सिक्योरिटी का कुछ चैप्टर या कुछ सेक्शन जो है वो इन्वॉल्व है। उसमें मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम बजाय मालवेयर को डिस्कस करें, जो हमारा पैरा आर्टिकल है, मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा-सा ये समझाने की कोशिश करूँ आसान लफ्ज़ों में कि मालवेयर जो है वो क्या चीज़ होती है। देखिए, आपके पास एक लफ्ज़ होता है माल फंक्शन। इसके अंदर ये जो माल है या मैल, इसको आप निकालिए तो इसका क्या मतलब होता है? खराबी। यानी कोई चीज़ मैल फंक्शन कर रही है, इसका मतलब है वो खराब काम कर रही है या काम को खराब कर रही है। इसी तरह आपके पास एक सॉफ्टवेयर लफ्ज़ होता है, इसके अंदर से आप वेयर निकाल लीजिए। तो यूँ मैल और ये जो वेयर है, इसको जब आप इकट्ठा करते हैं तो असल में ये बनता है लफ्ज़ मैलवेयर। यानी वो प्रोग्राम जो काम को खराब करता है, जो सिस्टम को खराब करता है। वो आपकी फाइल्स को खराब करता है, यूजर्स को डिस्टर्ब करता है, नेटवर्क को डिस्टर्ब करता है। ये सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे? मैलवेयर। अब इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आगे हम चल के देखते हैं। तो हमारे पास जो साइबर अटैक्स की जो फॉर्म्स हैं वो दो तरह की है। एक को हमने कहा भी मैलवेयर है और दूसरे जो हैं वो नॉन मैलवेयर टाइप्स के हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हमने देखा कि मैलवेयर जो है वो क्या चीज़ है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मकसद आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, उसको एक्सप्लॉइट करना, यानी आपकी इंफॉर्मेशन को लेके किसी इललेजिटिमेट या इल्लीगल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना। उनको थेफ्ट जैसे कह सकते हैं, बैकडोर एक्सेस कह सकते हैं, और चीज़ों को, डिवाइसेस को डिसरप्ट करना। यानी ये चीज़ काम कर रही है सही, उसको ख़राब कर देना, नेटवर्क की बैंडविड्थ सारी यूटिलाइज़ कर देना ताकि बाकी लोग नेटवर्क की बैंडविड्थ को यूज़ ना कर सकें। ये कंप्यूटर के साथ इंडिविजुअली, पूरे नेटवर्क के साथ और डिवाइसेस के साथ भी हो सकती है। कीबोर्ड को लॉक कर दिया, माउस काम नहीं कर रहा, ठीक है, प्रिंटर जो है वो बिल्कुल जैम हो गया। इसी तरह बहुत सारे और हो सकते हैं। हमारे पास जो मैलवेयर की टाइप्स में पहली जो टाइप है वो होती है हमारे पास आम तौर पे, जिसको हम कहते हैं कि एक वायरस आ गया कंप्यूटर के अंदर। ये वायरस क्या होता है? किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा जाता है। ये जब किसी प्रोग्राम के साथ अपने आप को लगा लेता है, एसोसिएट कर लेता है, चिपक जाता है, आसान लफ्ज़ों में ये कह दीजिए, तो तब ये प्रोग्राम जब हम चलाते हैं, ये प्रोग्राम यानी वायरस भी चल जाता है और ये क्या करता है? आपकी मुख्तलिफ फाइलों को, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करता है, खराब कर देता है। तो इस तरह के बहुत सारे और मामलात हो सकते हैं। और बहुत सारे वायरसेस की ऐसी भी किस्म है जो सिस्टम के अंदर अपने आप को फैलाते जाते हैं। यानी एक फाइल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, यूं पूरा सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाता है। यानी एक फोल्डर में एक वायरस आया सी ड्राइव या डी ड्राइव के ऊपर, और अगर कंप्यूटर में 4 ड्राइव्स या पार्टीशंस हैं तो बाकी कंप्यूटर्स की जो फाइलें हैं वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये सबसे कॉमन टाइप है। दूसरी हमारे पास जो टाइप है उसको हम वर्म कहते हैं। अच्छा, वर्म जो होते हैं ये क्या करते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते जाते हैं। यदि एक वर्म आया सिस्टम के अंदर, उसने 2 बना दिए, उन्होंने फिर 4 बना दिए, उन्होंने फिर 4 से 16 बना दिए, वहां से 32 बन गए। तो ये क्या हो रहा है? रेप्लिकेट हो रहे हैं खुद से। और जब ये रेप्लिकेट होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही सिस्टम के अंदर रहें। ये क्या करते हैं? आपके नेटवर्क पे भी चले जाते हैं। यानी आप कैंपस के नेटवर्क पे हैं, खुदा न खास्ता किसी एक सिस्टम में वर्म आया और उसने क्या किया? अपने आप को रेप्लिकेट करने लगा और वो नेटवर्क के ऊपर भी चला गया। बाकी सिस्टम भी उससे मुतासर होने लगे और नेटवर्क के ऊपर ये जाएगा तो ये आपकी जो लैन के रिसोर्सेज है उनको भी यूटिलाइज करना शुरू कर देगा और ज़ाहिर बात है डिस्ट्रप्शन आएगी। आप एफटीपी से कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो नहीं हो सकेंगी। आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, आपको लेक्चर सुन रहे हैं, ऐसा कोई काम भी जो आप सर्वर से ले रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, वो सारा क्या हो जाएगा? डिसरप्ट हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। मैलवेयर की जो अगली टाइप हम डिस्कस करने देखने जा रहे हैं उनको हम आमतौर पे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं? ये अपने आप को एक अच्छे प्रोग्राम में या एक जो साफ प्रोग्राम है, लेजिटिमेट प्रोग्राम है, मेरा आपका एक डिजायर्ड प्रोग्राम है, उसमें अपने आप को डिसगाइज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप इंटरनेट पे जाते हैं, वहाँ लिखा होता है कि जी आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से ये डाउनलोड कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो एक बिल्कुल ठीक प्रोग्राम है, मेरे आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है। इसी तरह लिखा होगा डबल क्लिक या क्लिक हेयर टू डाउनलोड विनजिप। असल में उसके पीछे विनजिप होता नहीं है, उसके पीछे कोई ट्रोजन हॉर्स होता है। अब हम क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद फिर ये मुसीबत हमारे सर पे आ जाती है।
या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी हो सकता है किसी ने डाउनलोड किया हो, किसी यूएसबी के अंदर डाला हो, और वो असल में क्या होगा, बज़ाहिर तो नज़र आएगा ये विनज़िप है, ये कोई प्लेयर है, ये कोई एडिटर है, ये कोई वर्ड की फ़ाइल है, या कोई इस तरह की चीज़ है, कोई प्रोग्राम है, लेकिन बिहाइंड द सीन ये वो होता नहीं है। यूज़र को क्या किया जाता है, ट्रिक किया जाता है, डिसीव किया जाता है। ये 2 काम करता है। एक तो ये है कि आपके जो डेटा पड़ा हुआ है ना सिस्टम के ऊपर, वो कुकीज़ हो सकती हैं, वो आपके सेव पासवर्ड हो सकते हैं, वो क्रोम के अंदर का डेटा हो सकता है, वो आपकी हिस्ट्री हो सकती है। ये क्या करता है, ये असल में उसकी कॉपी एक बना सकता है, और जिस बंदे ने इसको लिखा है, उसने कोई ईमेल एड्रेस दिया होगा, कोई आईपी एड्रेस दिया होगा, जहाँ पे डेटा हो सकता है सेव हो जाए, क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। और बैकडोर एक्सेस से मुराद ये होती है, ये खुद भी प्रोग्राम्स, फाइल्स और बहुत सारे रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर लेता है, और किसी को एक्सेस करने की इजाज़त भी दे देता है, या किसी के लिए एक्सेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी और पासवर्ड की चीज़ें, आपकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ें ये कर सकता है, ठीक है? यानी एक प्रोग्राम, एक ऐसा मालवेयर जो खुद मालवेयर है, लेकिन अपने आप को डिसगाइज़ किए हुए है, और लग रहा है सामने आइकन से कि ये कोई सही प्रोग्राम है और इसको चलाने में कोई मसला नहीं है। और आप वो जब चला लेते हैं तो फिर उससे मुसीबत आती है कि हमारे लिए कि बैकडोर एक्सेस मिल सकती है बनाने वाले को, लिखने वाले को इसके, और या फिर ये है कि हमारा बहुत प्राइवेट डेटा, कॉमन मिसाल मैंने दी है कि आपके क्रोम में बहुत सारे ढेर सारे पासवर्ड जो है वो पड़े होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है मैलिशियस सॉफ्टवेयर की या मैलवेयर की, वो स्पाईवेयर कहलाती है। अब स्पाईवेयर आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्पाई का मतलब क्या होता है, किसी की जासूसी करना, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो खुफिया तरीके से आपको मॉनिटर करता है, आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, आप यानी क्या ब्राउज़ करते हैं, किस-किस वेबसाइट पे जाते हैं, ये सारी क्या करता है, एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग करता है। यानी इसमें सबसे जो कॉमन चीज़ मॉनिटर होती है, वो ये होती है, मेरी आपकी ब्राउज़िंग मॉनिटर होती है कि हम कहाँ-कहाँ पे जा रहे हैं, किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, क्या हम शॉपिंग करते हैं, एंटरटेनमेंट है, नेटफ्लिक्स है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी हो रही होती हैं। इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि ये क्या करता है, आमतौर पे हमारी ब्राउज़िंग हैबिट्स को, पर्सनल डेटा को, यानी मेरी आपकी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, हाउस एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, इवन क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो स्पाईवेयर्स कहलाते हैं। इसके अलावा भी कोई और तरह के इंटरनेट पे हमें अटैक्स मिल सकती हैं, हमें उनका सामना करना पड़ सकता है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है, फ़िशिंग होती है। अच्छा, फ़िशिंग ये है कि आपको किसी सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर या किसी और इस तरह के रिसोर्स के ऊपर कोई आपको किसी बंदे ने रीच किया किसी भी तरह से, और उसने आपको कहा कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप अपना पिन नंबर शेयर कीजिए, एड्रेस शेयर कीजिए, होम नंबर शेयर कीजिए, ईमेल शेयर कीजिए, ठीक है? ये बेसिकली क्या कहलाते हैं कि ये धोखा देने के लिए होती है, और ये आपने देखा है कि आजकल लोग बहुत करते हैं। ये मालवेयर नहीं है, कुछ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बेसिकली खुद आपसे पूछा जा रहा होता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है? वो पर्सन कुछ ऐसा बना होता है जो कि इनफैक्ट वो है नहीं। उसके बाद जो अगली टाइप है हमारे पास अटैक की, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस अटैक, यानी डीडॉस कहते हैं उसको आमतौर पे। इसमें क्या होता है कि एक बंदा जो अटैक लॉन्च करता है, जिसको हम हैकर कह सकते हैं, वो बहुत सारे दरमियान के सिस्टम यूज़ कर लेता है। यानी एक बंदे ने अटैक लॉन्च किया, वो पहले 15, 20, 30 डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा, और असल में अटैक वहाँ से लॉन्च करेगा ताकि वो खुद सामने ना आए, उसका पता ना चल सके। वो जो 15-20 सिस्टम हैं जो दरमियान वाले हैं, वो इंटरनेट पे जाता है और कहीं से भी पिक कर लेता है। पहले उनसे कनेक्ट करता है, और वहाँ से फिर क्या करता है, वो अटैक लॉन्च करता है। उन सिस्टम्स को हम कहते हैं बॉटनेट। वो मेरे आपके सिस्टम्स भी हो सकते हैं। अब करेंगे कैसे? जो बंदा अटैक जनरेट करवा रहा है, वो क्या करेगा, यानी हमारे सिस्टम्स के थ्रू इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक जनरेट करवाएगा, आम तौर पे आप ये समझ लीजिए, किसी एक सर्वर को या किसी एक वेबसाइट को उसने हज़ारों, लाखों की तादाद में रिक्वेस्ट जनरेट करवा दी हमारे सिस्टम के थ्रू। अब थिंक ऑफ ईबे, थिंक ऑफ दराज कि मुझे ये ब्राउज़ करके दो, मुझे ये ब्राउज़ करके दो, ये प्रोडक्ट सर्च करके दो। आप अंदाज़ा कीजिए ना, 1 मिलियन से ज़्यादा रिक्वेस्टें जब जाएँगी दराज को एट अ टाइम, वेबसाइट क्या हो जाएगी डाउन। अब जो पोटेंशियल बायर है, वो जब जाएगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वो कहेगा साइट तो चल नहीं रही है। तो इसलिए बिज़नेस का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसी तरह अगर कोई ईमेल सर्वर है, कोई वेब सर्वर है, कोई और सर्वर है, तो क्या करेंगे, यहाँ से जो इल्लेजिटिमेट एक्सेस गई हुई हैं, इल्लेजिटिमेट रिक्वेस्ट गई हुई हैं, जिनका कोई सिरे से काम ही नहीं है, सर्वर उनको हैंडल करने में लगा हुआ है। आप और मैं जो जेन्युइन रिक्वेस्ट हैं,
कि ईमेल दे दीजिए हमारी, ये हमारी फाइल दे दीजिए, हमारी रिक्वेस्टें क्या हो रही है, सुनी नहीं जा रही क्योंकि सर्वर वहाँ बिजी हो गया। तो इसको कहते हैं कि डिनायल सर्विस अटैक। यदि आप इतना सर्वर को बिजी कर दें कि जो जेन्युइन रिक्वेस्ट है या जेन्युइन जो सर्विस है उसकी जो सही रिक्वेस्ट आ रही है उसको भी वो क्या कर दे, डिनाई कर दे। इसमें क्या हो सकता है कि इतनी ज्यादा आपने जब ट्रैफिक जनरेट करवा दी तो सर्विस या आपकी जो सर्विस है वो क्रैश हो जाएगी, जाहिर बात है, और जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनको कोई सर्विस नहीं मिल सकेगी। फिर हमारे स्पैम्स होते हैं, ये आप और मैं रोजमर्रा ढेर सारे मैसेजेस जो हैं वो रिसीव कर रहे होते हैं। ये हमारे मोबाइल्स के ऊपर भी आते हैं और क्या हमारे ईमेल्स के ऊपर भी आते हैं, और इसमें ज्यादातर आपने देखा होगा कि वो फिशिंग होती है या एडवर्टाइजिंग होती है। जब आप कुछ चीजें भेज रहे होते हैं तो उसके अंदर भी ये मॉलवेयर भेज सकते हैं आपको। तो ये ईमेल, सोशल मीडिया और एसएमएस स्पैम जो है वेरी वेरी कॉमन। ओके जी, अब हम देखते हैं कि अटैक से बचना कैसे है हमें। तो 82 हमारा जो मॉड्यूल है वो बेसिकली प्रोटेक्शन है। जो सबसे पहला उसमें आर्टिकल है वो हमारे पास है फायरवॉल। तो फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, असल में मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है कि नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है और नेटवर्क से बाहर जो ट्रैफिक जा रही है। यानी एक कंपनी के अंदर कुछ ट्रैफिक आ रही है उसको भी उसने मॉनिटर करना है, और एक कंपनी से ट्रैफिक बाहर जा रही है उसको भी उसने मॉनिटर और कंट्रोल करना है। तो हम क्विकली देखते हैं कि जो नेटवर्क फायरवॉल है वो क्या करती है। ये देखिए हमारा लैन का ऑफिस है, ये छोटा सा नेटवर्क है, मेरे आपके ऑफिस का नेटवर्क हो सकता है। यहाँ ये दरमियान में हमारे क्या है, फायरवॉल है। अब हमारा जो डेटा या ट्रैफिक रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जा रही है वो थ्रू फायरवॉल जा रही है। फायरवॉल देखेगी, इस चीज को मेक श्योर करेगी कि क्या ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए इंटरनेट के ऊपर, और अगर जानी चाहिए तो वो अलाउ करेगी, और अगर नहीं जानी चाहिए तो वो यहाँ से क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। इसी तरह जो डेटा इंटरनेट से आ रहा है वो हमारे कंप्यूटर से जाने से पहले, हमारे नेटवर्क में जाने से पहले किसके पास जाएगा, फायरवॉल के पास। और फायरवॉल उसको रिसीव करके देखेगी कि क्या वो डेटा लेजिटिमेट है तो जाने दें, और अगर कोई डेटा अटैक टाइप से रिलेटेड चीज है तो क्या कर दें, यही रोक दें और पैकेट को ड्रॉप कर दें। तो ये हमारी कौन करती है, नेटवर्क फायरवॉल। यानी पूरे ऑफिस के बाहर एक फायरवॉल लगी हुई है जो पूरे ऑफिस को सिक्योर कर रही है, जो डेटा जा रहा है उसको भी मॉनिटर कर रही है, और जो डेटा बाहर से इंटरनेट से हमारे ऑफिस के अंदर आना चाह रहा है उसको भी ये मॉनिटर, कंट्रोल और फिल्टर कर रही है। जो दूसरी तरह की फायरवॉल्स उनको हम कहते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल। ये क्या करती हैं, किसी एक सिंगल लैपटॉप या डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल होती हैं। फोर्टीनेट का आपने शायद नाम सुना हुआ हो। उसमें यही होता है कि आपके पास जो ट्रैफिक आ रही है वो मिसाल के तौर पे ये कोई एक क्लाइंट कंप्यूटर है, इंटरनेट से जो ट्रैफिक आ रही है वो बिल्कुल सिंपल आ रही है, ये राउटर से लेकर स्विच से लेकर आपके क्लाइंट को मिल रही है। लेकिन क्लाइंट के ऊपर ये जो फायरवॉल लगी हुई है ये डेटा ब्राउजर को देने से पहले चेक कर लेगी। यानी जो लैन कार्ड से डेटा मिल रहा है उसको चेक करती जा रही है ये एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे आपके विंडोज के अंदर भी एक बिल्ट इन फायरवॉल होती है, आप थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो डेटा अगर तो ठीक है तो वो फिर फायरवॉल क्या करती है, आपके क्लाइंट को, ब्राउजर को डेटा दे देती है, वरना वो पैकेट को डिस्कार्ड कर देगी। तो ये क्या है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स हैं। इसी तरह इस तरह की फायरवॉल्स डेटाबेस सर्वर के साथ लग सकती हैं, आपके वेब सर्वर के साथ लग सकती हैं, आपके एप्लीकेशन सर्वर के साथ लग सकती हैं। तो ये दो तरह की बुनियादी फायरवॉल्स हैं। आगे हम देखते हैं जी कि स्पूफिंग जो है वो क्या होती है। स्पूफिंग ये होती है कि कोई एक बंदा डिस्गाइज कर लेता है अपने आप को और वो कहता है मैं ट्रस्टेड एंटिटी हूँ। मिसाल लेते हैं, कोई एक हैकर है, वो एक बैंकर की शक्ल में आपसे कनेक्ट करता है, और वो फिर क्या करता है, या तो आपका डिवाइस और या फिर आपकी इंफॉर्मेशन उनको लेता और मैनिपुलेट करता है। तो ये क्या होती है, स्पूफिंग हो सकती है। इसकी मिसाल आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई ईमेल आती है flambank@gmail.com, तो कोई बैंक@gmail.com की डोमेन की ईमेल क्यों यूज करेगा, वो तो ये होना चाहिए customer services@thebank.com। तो फिर इसका मतलब है वो क्या है, सही ईमेल एड्रेस है। तो वो जो ईमेल एड्रेस गलत आता है, स्पूफिंग वाला आता है, लोग बेचारे उसके ऊपर भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि बैंक को चाहिए होते हैं जब आपका एटीएम भी पिन चेंज कर ले, और मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के लिए वेरिफिकेशन चाहिए होती है, तो बेचारे वेरिफिकेशन शेयर कर बैठते हैं बैंक के बंदे को समझते हुए। इसी तरह आईपी स्पूफिंग भी होती है। आईपी स्पूफिंग ये होती है कि मेरे अगर नेटवर्क के अंदर एक आईपी एड्रेस है जिसकी ट्रैफिक मेरे डिवाइसेस समझते हैं कि वो ट्रस्टेड है, तो हैकर अगर वो आईपी एड्रेस यूज कर लेता है तो वो उसकी ट्रैफिक को भी ट्रस्टेड समझा जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, असल में मिमिक कर रहा है। तो वो क्या कर सकता है, सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं उनको बाईपास कर सकता है। ठीक है, झूठा मूठा जो उसने आईपी एड्रेस लिया हुआ है जिसको हम कह रहे हैं फेक आईपी एड्रेस। कॉलर आईडी हो सकती है, नंबर कहीं और से होता है, सामने सीएलआई कोई और आ रही होती है और आप यही समझ रहे हैं शायद ये बैंक की तरफ से है या किसी ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से है। तो ये सारी क्या है, स्पूफिंग है। स्पैम फिल्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारी हार्डवेयर के अंदर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर भी होते हैं। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली अनवांटेड ट्रैफिक को,
और ब्लॉक कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जीमेल के अंदर स्पैम फिल्टर लगा हुआ है। अब रोज हमें स्पैम ईमेल जाती हैं, तो जीमेल के अंदर जो फिल्टर है वो क्या करता है, जो आपकी सही ईमेल होती है उसको इनबॉक्स में डाल देता है, और जो आपके स्पैम होते हैं उसको जाके स्पैम में डाल देता है, ये जंक फोल्डर में डाल देता है। और ये हार्डवेयर बेस्ड भी होती हैं और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होती हैं। और जंक ईमेल ये देखिए सबसे कॉमन एग्जांपल है जो भी हमने डिस्कस की है, ठीक है। इसी तरह ये फायरवॉल के अंदर भी ऑप्शंस होती हैं, वहां पे भी ये स्पैम फिल्टर्स लगे हुए होते हैं और ये आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? देखिए, मैं कोई रिक्वेस्ट भेजता हूँ, किसी वेब सर्वर तक जाती है और वहां से रिस्पॉन्स मुझे वापस आता है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मैं भी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा हूँ और मेरा वेब सर्वर भी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो वेब सर्वर के लिए भी क्या ये तरीका इनसिक्योर है कि वो डायरेक्ट मुझे डेटा दे, और मेरे लिए भी इनसिक्योर है कि मैं किसी वेब सर्वर को समझते हुए, हो सकता है वो हैकर का सिस्टम हो, उससे डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा हूँ, और हो सकता है वो मुझे कोई ऐसी चीज भेज दे जो मेरे सिस्टम को ट्रबल करे या मेरे नेटवर्क को ट्रबल करे। तो दोनों साइडों पे क्या इनसिक्योरिटी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेब सर्वर यूज कर लेते हैं। आप मिसाल लेते हैं कि एक यूजर जब वेब की रिक्वेस्ट भेजता है तो वो डायरेक्टली वेब सर्वर को नहीं जाती। असल में रिक्वेस्ट तो यहां से लेकर यहाँ वेब सर्वर तक आनी है, लेकिन क्या हुआ, मैंने कोई पेज मांग लिया, तो अब क्या हुआ, मेरी रिक्वेस्ट पहले गई मेरे प्रॉक्सी सर्वर के पास, और मेरे प्रॉक्सी सर्वर ने मेरे बिहाफ पे डेटा आगे भेजना है। अब यहाँ से रिक्वेस्ट हमारी गई फायरवॉल को, क्योंकि हमारी कंपनी कहती है कुछ भी जाएगा बाहर फायरवॉल उसको चेक करके भेजेगी, मॉनिटर भी करेगी, कंट्रोल भी करेगी कि बाहर ये जाना चाहिए पैकेट के नहीं, और अगर जाना चाहिए तो अलाउ करेगी। वहां से फिर चला गया वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर से जब रिस्पॉन्स आया तो फायरवॉल ने दोबारा देखा और उसने फिर मेरे वेब सर्वर को दिया, और वेब सर्वर ने देखा कि किस यूजर ने ट्रैफिक भेजी हुई है, ebay.com की, द्रास.com की, तो उसने उसको दे दिया। यूं असल में यानी हमारे प्रॉक्सी सर्वर और जो वेब सर्वर जिससे मुझे फाइल चाहिए थी, वो वेब पेज चाहिए था, असल में कम्युनिकेशन इनके दरमियान हुई। मेरी सारी ट्रैफिक मेरे प्रॉक्सी सर्वर को जा रही है, तो मेरे बिहाफ पे मेरा प्रॉक्सी सर्वर पास से वेब पेजेस ले रहा है और मुझे वो फॉरवर्ड कर रहा है। अच्छा, ये काम रिवर्स भी हो सकता है, यकीनन ऐसा होता भी है। अभी अपने बात की ना कि कंपनी के लिए भी थोड़ा सा सिक्योर करने चीजें जरूरी है कि हर कोई डायरेक्टली उनके वेब सर्वर से कम्युनिकेट ना करे। तो उस सूरत में अगर आप देख सकते हैं कि जितनी रिक्वेस्ट आ रही है कंपनी के अंदर, वो भी आ रही है, जाहिर बात है उनके यहाँ भी फायरवॉल जरूर लगी होगी। बजाय बाहर की ट्रैफिक डायरेक्टली वेब सर्वर को दे, वो कहते हैं जी नहीं, हम भी पहले प्रॉक्सी सर्वर को ये ट्रैफिक देंगे, और प्रॉक्सी सर्वर जो है वो फिर डिसाइड करेगा कि पैकेट आगे जाना चाहिए। वेब सर्वर को गया, वेब सर्वर ने वापस वो पेज दे दिया, और वो पेज प्रॉक्सी सर्वर को मिला, और उसने एक्चुअली क्या किया, इंटरनेट पे किसी भी यूजर की जो रिक्वेस्ट आई थी उसको फॉरवर्ड कर दिया डायरेक्टली। अब रिक्वेस्ट उनके वेब सर्वर के पास नहीं जाएंगी, तो दे कैन मेक देयर सर्वर्स मोर सिक्योर इन दिस फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है जी कि एंटाईवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो आप सब पढ़ते हैं, इनको देखते हैं, यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। सिंपल ये क्या करते हैं, मैलवेयर मलिशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करते हैं, उनसे जो मैनिपुलेशन सिस्टम को होती है उसे प्रिवेंट करते हैं, और फिर उनको डिटेक्ट करके रिमूव भी करते हैं। बहुत कॉमन आपने सुने हुए हैं, नॉर्टन है, मैकेफी है, कैस्परस्की है, वेस्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ क्या है कॉमन है। विंडोज का अपना एंटाईवायरस सॉफ्टवेयर भी है, जिसको आप शायद विंडोज डिफेंडर वगैरह भी कहते हैं। 83 हमारे पास है जी, इंक्रिप्शन क्या होती है। तो इंक्रिप्शन क्या होती है कि आप प्लेन टेक्स्ट को किसी कोडेड टेक्स्ट में, किसी सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो सीक्रेट कोड आपका बनता है उसको हम आमतौर पे कहते हैं साइफर या साइफर टेक्स्ट। यानी आपने इंटरनेट पे डेटा भेजना है, आप डायरेक्टली नहीं भेजते, आप पहले उसको कोड्स में कन्वर्ट करते हैं। वो कोड्स आपके क्या कहलाएंगे, साइफर। और इसका पर्पस क्या होता है, आपके डेटे की प्रोटेक्शन। अच्छा, काम कैसे करता है, सेंडर साइड पे आप डेटा इनक्रिप्ट करते हैं, और रिसीवर साइड पे जब उसको वो ले लेता है तो उसके बाद में उसको क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है। होती कैसे है, क्विकली हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा सेंडर है, इसने ये हेलो वाला मैसेज भेजना है। तो ये सेंडर क्या करेगा, कोई एक इंक्रिप्शन की यूज करेगा। आगे चल के हम देखते भी हैं। की यूज करने के बाद ये देखिए हेलो क्या बन गया, R8B इज इक्वल टू 2 फलान समथिंग समथिंग समथिंग। अब ये अगर दरमियान में किसी को मिल भी जाए, अब मुझे बताइए इससे क्या समझ आ रही है, हमें कोई समझ नहीं आ रही। हमें लगता है कि शायद ये गार्बेज वैल्यू है, लेकिन असल में क्या, ये साइफर है, इनक्रिप्ट हुई हुई। अब जब ये साइफर पहुंचेगी रिसीवर के पास, तो रिसीवर के पास भी एक की है जिसको हम कहते हैं डिक्रिप्शन की। इस की मदद से वो जब इसको अप्लाई करेगा तो दोबारा टेक्स्ट क्या बन गई, हेलो। तो यूं देखिएगा, हेलो यहां से लेकर यहां तक ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वही मैसेज जो ट्रांसफर किया गया वही यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। लेकिन दरमियान में जो मैसेज अगर किसी को मिल भी गया इंटरनेट के ऊपर, तो उनके लिए क्या है, यूजलेस है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या है, इनक्रिप्शन का।
आमतौर पे हम वेब की जो ट्रैफिक भेजते हैं वो एचटीटीपी की ट्रैफिक होती है, पोर्ट 80 के ऊपर होती है, लेकिन वो सिक्योर नहीं होती। तो हमारी जितनी वेबसाइट्स हैं, खासकर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जहाँ पे जाती है, लॉगिन, पासवर्ड, क्रेडेंशियल, बाइंग, सेलिंग, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, वो सारी क्या करती हैं, सिक्योर एचटीटीपी यूज करती हैं, जिसको हम कहते हैं एचटीटीपीएस। इसका मकसद क्या होता है, डेटा जो जाए वो इनक्रिप्ट होके जाए, प्लेन टेक्स्ट में डेटा ना जाए। और हमारी एचटीटीपी पोर्ट 80 यूज करती है और एचटीटीपीएस 443 यूज करती है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, जिसको हम एसएसएल भी कहते हैं। तो एचटीटीपीएस ये बेसिकली यूज हो रही है हमारी वेब ब्राउजर से वेब सर्वर तक जो ट्रैफिक जा रही है, इनक्रिप्ट होकर जा रही है। लेकिन इसके पीछे असल में काम कौन कर रहा है, हमारा एसएसएल। एसएसएल इसको हम कह सकते हैं कि हमारे एचटीटीपीएस की क्या बैकबोन है। ये मेक श्योर करती है एक क्लाइंट से जो डेटा जा रहा है सर्वर तक, वो क्या हो, इनक्रिप्टेड हो, वो सिक्योर रहे। दूसरे लफ्जों में एक वेब ब्राउजर और एक वेब सर्वर एक सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं और उसके बाद फिर डेटा सिक्योर करके भेजा जाता है। ये चीज की गारंटी की जाती है। तो ये अंडरलाइंग एचटीटीपीएस के कौन काम कर रहा है, एसएसएल। तो अभी हम देखते हैं ये जो पब्लिक की इंक्रिप्शन है या एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है वो काम कैसे करती है। हमारे पास एलिस ने डेटा भेजना है बॉब को। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि दोनों सेंडर और रिसीवर जो क्या करते हैं, अपनी पब्लिक की एक्सचेंज करती है। इसका मतलब है कि एलिस के पास बॉब की पब्लिक की है और बॉब के पास क्या है, एलिस की पब्लिक की है। एलिस ने अगर बॉब को डेटा भेजना है तो उसका मतलब है एलिस जो है वो क्या करेगी, बॉब की पब्लिक की यूज करेगी। ठीक है, ये देखिए एलिस जो है वो बॉब की पब्लिक की यूज करेगी, डेटा इनक्रिप्ट करके भेज देगी। तो ये देखिए टेक्स्ट कुछ और है लेकिन साइफर क्या बन गई है, समथिंग जो कि कोडेड, यानी एक कोई कोड की शक्ल दे दी गई है, इनक्रिप्ट कर दिया गया डेटा, साइफर बना दी गई है। अब ये साइफर जब बॉब को मिलेगी तो बॉब अपनी प्राइवेट की के साथ इस डेटे को क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा, क्योंकि एलिस ने बॉब की ही की यूज की है पब्लिक डेटे को इनक्रिप्ट करने के लिए। और ऐसे ही अगर बॉब ने डेटा भेजना होगा एलिस को तो बॉब यहाँ पे एलिस की पब्लिक की के साथ डेटा इनक्रिप्ट करेगा। यहाँ डेटा जब इधर मिलेगा तो एलिस अपनी प्राइवेट की के साथ क्या कर लेगी, डेटा डिक्रिप्ट कर लेगी। तो ये हमारी क्या है, पब्लिक की इनक्रिप्शन या एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन के कैसे काम करती है। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट क्या है, ये डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं और किस लिए यूज किए जाते हैं, इंटरनेट पे कोई भी कंपनी है, पर्सन है, उसकी आइडेंटिटी को, जैसे हम ईबे अगर बात करें तो ईबे की वेबसाइट पर जाते हैं तो ईबे हर कोई बना के डाल सकता है, लेकिन नहीं, जो ट्रस्टेड ईबे है उनके पास कोई एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, वो बताएगा कि नहीं ये ट्रस्टेड वेबसाइट है। ये जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है उससे इशू हुआ वैलिड सर्टिफिकेट है और दिस इज द पर्सन जो कि क्लेम कर रहा है ये वाला बंदा हूँ, ये वाली कंपनी हूँ। तो ये उनकी आइडेंटिटी को मेक श्योर कर रही है। अब कोई बंदा झूठा मूठा फेक प्रिटेंड नहीं कर सकता। आमतौर पे ये वेबसाइट्स के भी होते हैं और इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई है, कंपनीज की भी होती हैं और इनके अंदर क्या होती हैं, पब्लिक कीज भी अवेलेबल होती है उस कंपनी की या उस पर्सन की जिनका ये डिजिटल सर्टिफिकेट है। ठीक है, क्योंकि ये आगे एक्सचेंज होगी और अभी हमने देखा कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में पब्लिक की एक्सचेंज होगी, उसके बाद ही डेटा फिर इनक्रिप्ट करके भेजा जा सकेगा। सर्टिफिकेट अथॉरिटीज अभी हमने बात की, ये वो कंपनीज हैं दुनिया भर में जो सारे सर्टिफिकेट्स इशू करती हैं, उनको मैनेज करती हैं, एक्सपायर करती हैं या किसी से अगर वापस लेना है तो उसको कहते हैं रीवोक कर लेते हैं। आप यूट्यूब बहुत देखते हैं और वहां आपने देखा होगा GoDaddy की बहुत कमर्शियल आ रही होती है, तो वो क्या है, एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, यानी सर्टिफिकेट इशू कर सकती है वो कंपनी। अथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है बड़ा सिंपल है। इसमें यह देखा जाता है कि जो बंदा आ रहा है, यूजर या सिस्टम या एंटिटी, क्या वो वैलिड है, ऑथोराइज्ड है इस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। अगर ऑथोराइज है, इजाजत दी जाए, रिसोर्स दिया जाए, और अगर ऑथोराइज नहीं है तो इस रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर दिया जाए, डिस्कार्ड कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब भी आप किसी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास क्रेडेंशियल होते हैं, यानी लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। थिंक अबाउट जीमेल, थिंक अबाउट फेसबुक, थिंक अबाउट LMS। तो आप क्या करते हैं, अपना आईडी देते हैं, पासवर्ड देते हैं, ये आपकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं। अब क्रेडेंशियल चले गए VLMS वेब सर्वर के पास, उसने वेरीफाई किया कि BC123845 ये कोई आईडी है किसी बैचलर के स्टूडेंट की, बिल्कुल है। पासवर्ड है जी, बिल्कुल यही है। आप क्या दे दीजिए, एक्सेस दे दीजिए। अगर पासवर्ड गलत है तो आपको पेज के ऊपर क्या आ जाता है, इनकरेक्ट पासवर्ड। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन का। हमारे पास है जी कि डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं। डेटा इनक्रिप्ट करने से पहले डेटे की हैश बना लेते हैं। हैश एक और प्रोसेस है, ये इनक्रिप्शन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है।
तो हमने जो डेटा था उसकी क्या बना ली, हैश। हमारा सॉफ्टवेयर ये काम करेगा कि हमारे डेटा की क्या बना देगा, हैश। इस हैश को फिर हम क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे। ये जो हैश को हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया। ये यूनिक कोड पैटर्न लिखा हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ मैंने, आपके हैंडआउट पे भी है। यूनिक कोड पैटर्न है और ये देख लीजिए आपको ये नजर आ रहा है। इसके साथ फिर ये जो हमने कहा ना कि हमारे पास कोई डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, उन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये असल में बनेगा डिजिटली साइंड डेटा। ये आगे जाएगा। ओके, कुछ लीगल चीजें हैं वो देख लेते हैं क्विकली, उसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। लीगल चीजें ये हैं जी कि एक डिफाइन कर दिया गया कि इंटरनेट के ऊपर क्या भेज सकते हैं, क्या नहीं भेज सकते, क्या चीजें इंटरनेट के ऊपर लीगल हैं, लेजिटिमेट हैं और क्या नहीं है। और वो चीजें जो लेजिटिमेट नहीं है, लीगल नहीं है, यकीनन उनके क्या कंसिक्वेंसेज हैं, यानी जिसको हम कहते हैं साइबर क्राइम्स। तो जो कोई लेजिटिमेट नहीं है चीजें और वो कोई करता हुआ पकड़ा जाता है या उसमें इन्वॉल्व होता है तो जाहिर बात है लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट होता है और उसके बाद फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेज या उसको नताइज भुगतने पड़ते हैं। ये दुनिया भर में इंटरनेशनल लॉज भी हैं, हमारे यहाँ कुछ लोकल लॉज भी हैं और ये अगेन कंट्री टू कंट्री वेरी करते रहते हैं। यूएस में ईसीपी आपने शायद नाम सुना होगा, ये एक लॉ है। उसमें वो कहते हैं कि जी एम्प्लॉयर्स या आईएसपी जो हैं उनके पास राइट्स हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज की जो कम्युनिकेशन है उनको देख सकते हैं। यानी मैं कंपनी में काम करता हूँ, मैं कितनी ईमेल्स बाहर करता हूँ, कितनी ईमेल्स मुझे आती हैं, कंपनी के पास राइट है, हम उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आईएसपीज के लिए लीगल नहीं है कि वो डेटा अपने कस्टमर्स का शेयर करें बाहर, क्योंकि हर रिक्वेस्ट जो मैं और आप करते हैं वो हमारी आईएसपी को जाती है और आईएसपी के बाद वो रिक्वेस्ट जाती है हमारे वेब सर्वर वगैरह को। इस तरह पाकिस्तान में कुछ सिक्योरिटी लॉज हैं जिसमें आपने शायद सुना हो, पाकिस्तान एप्लीकेबल सिक्योरिटी एक्ट्स हैं जिसमें ये चीज़ आप कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। सिंपल, ये कुछ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ें हैं। अगेन इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, आप इसको ज़रा अपने हैंडआउट से पढ़ सकते हैं। तो यूँ हमारा ये 81 से लेकर 84 तक जो साइबर सिक्योरिटी से चीज़ें कुछ रिलेटेड थी वो हमने डिस्कस की हैं। आपको कंटेंट कैसा लगा है तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हमने इस कंटेंट में जो कोशिश की है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की, आपको थोड़ा विजुअल्स ऐड करके चीज़ें समझाने की, ये किस हद तक हम अच्छी रही हमारी कोशिश और किस हद तक आपको चीज़ें समझने में आसानी हुई। और कंटेंट को क्या इतनी एक्सप्रेशन काफ़ी है या इसको कम करें और या थोड़ी ज़्यादा करें, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी फीडबैक के बाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस कंटेंट को ज़रा और रिफाइन कर सकें। इस सेक्शन से आपका कोई सवाल हो, अगेन कंटेंट के ऊपर कोई ओपिनियन, सजेशन, फीडबैक, रिकमेंडेशन देना चाहें, मोर देन वेलकम, आप ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी आरा के लिए, क्योंकि ये कंटेंट आपके लिए है, आपकी आरा को सामने रखते हुए जो जैसा कंटेंट आप देखना चाहते हैं हम इसको इंशाल्लाह वैसे टेलर कर सकेंगे ताकि आपकी सहूलत जो है वो या आपकी आसानी की जा सके इंशाल्लाह। चलें, अगले पार्ट में आपसे बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।